एज वी आर डिस्कसिंग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो हमने पहले भी इसमें जो ब्लड है और ब्लड के डिफरेंट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं इनको डिस्कस किया है। आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक्स को। सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी ऑन अर्थ। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द coagulation of blood, lymph, then circulatory pathways and human circulatory system. First of all, coagulation of blood, which is called the clotting of blood. कल हमने डिस्कस किया था कि जो ब्लड का प्लाज्मा है इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं विच आर कॉल्ड दी फाइब्रिनोजेंस। ये जो है ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। बट अलोंग विद दीज प्रोटीन्स ब्लड में कुछ क्लॉट जो प्लाज्मा है इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके के ब्लड क्लॉटिंग के जो पाथवेज हैं, एक तो है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब है कि जब भी कोई इंटरनल इंजरी होती है तो उसकी वजह से अगर हमारी जो ब्लड वेसल है ये रप्चर हो जाती है, तो जो ब्लड वेसल है ये किसकी बनी है? दीज आर कॉल्ड दी एंडोथेलियल सेल्स। तो अगर एंडोथेलियल सेल्स में कोई इंजरी होती है और इसके कारण जो ब्लड वेसल है इसमें रप्चर होता है तो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है। अब यहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स है ये रप्चर हो जाते हैं और ये जो ब्लड की कैपिलरी का जो रप्चर्ड पोर्शन है ये कोलेजन के कांटेक्ट में आता है। कोलेजन जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का पार्ट है। तो जब ये दोनों यहाँ पे रप्चर्ड कैपिलरी जो है ये कोलेजन के कांटेक्ट में आती है तो ब्लड में कुछ फैक्टर्स जो प्लाज्मा में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो यहाँ पे ब्लड कैपिलरी रप्चर्ड है जब ये कोलेजन के कांटेक्ट में आती है तो यहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर 12 है ये एक्टिवेट हो जाता है। जो क्लॉटिंग फैक्टर 12 है पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में है। दिस इज कॉल्ड द क्लॉटिंग फैक्टर 12 इन एक्टिवेटेड फॉर्म। उसके बाद जो क्लॉटिंग फैक्टर 12 है इसकी जो एक्टिवेटेड फॉर्म है ये क्लॉटिंग फैक्टर 11 को भी एक्टिवेट करती है। और जो क्लॉटिंग फैक्टर 11 है ये क्लॉटिंग फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है। और जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 अलोंग विद क्लॉटिंग फैक्टर 8 ये जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है। जो क्लॉटिंग फैक्टर 10 है अलोंग विद क्लॉटिंग फैक्टर 5 ये यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है ये एक इनएक्टिव कंपाउंड है, इनएक्टिव प्रोटीन है। और जब यहाँ पे इसकी एक्टिवेशन होती है इनटू दी थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है। नाउ ये जो थ्रोम्बिन है ये जो प्लाज्मा में फिब्रिनोजन है इसको फिब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले जो फिब्रिनोजन है ये फिब्रिन के मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो फिब्रिन के मोनोमर्स हैं ये फिब्रिन का क्लॉट इस तरीके से फिब्रिन क्लॉट को डेवलप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो फिब्रिन क्लॉट है इससे क्रॉस नेटवर्क बनता है फिब्रिन का। इसके लिए यहाँ पे जो फैक्टर 13 है ये एक्टिवेटेड फैक्टर 13 जो है ये फिब्रिन क्लॉट को क्रॉस लिंक्ड फिब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट करता है। नाउ इस तरीके से होता है ये जो फिब्रिन का क्रॉसवर्क जो क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क है। और यहाँ पे जो है ये ब्लड सेल्स जो हैं ये ट्रैप्ड हैं। जब भी हमें कोई इंजरी लगती है तो हम देखते हैं कि 2-3 दिन के बाद यहाँ पे जो है ये एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डेवलप होती है। वो जो लेयर है वो यही फिब्रिन का क्रॉस लिंक्ड जो क्लॉट बनता है। और इसका कलर रेड क्यों है? इसमें जितने भी डैमेज्ड ब्लड सेल्स हैं वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं, इसलिए ये इस तरीके से जो है ये बनता है स्किन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का क्लॉट। तो इस तरीके से जो क्लॉटिंग है इसका ये इंट्रिंसिक पाथवे है। अगर हम एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो सपोज कोई एक्सटर्नल इंजरी होती है जिसमें कि अगर स्किन का कोई जो टिश्यू है ये डैमेज होता है तो जो टिश्यू में इंजरी होती है ये रिलीज करवाती है टिश्यू फैक्टर को। सो यहाँ पे जो टिश्यू फैक्टर है ये एक्टिवेट करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 7 को। क्लॉटिंग फैक्टर 7 जो है ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है। अब यहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर 7 है ये क्लॉटिंग फैक्टर जो 10 है इसको एक्टिवेट करता है, जैसे हमने यहाँ पे इस पाथवे में देखा था। तो यहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर 10A ये एक्टिवेट हो जाएगा और आगे का प्रोसीजर ये सेम ही है। अब यहाँ पे जो इंट्रिंसिक पाथवे है ये एक स्लो प्रोसेस है, यहाँ पे टाइम लगता है, लेकिन एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है ये एक फास्ट प्रोसेस है। तो इस तरीके से जो ब्लड है ब्लड की क्लॉटिंग होती है जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है, चाहे वो इंजरी इंटरनल हो या वो एक्सटर्नल हो, इस तरीके से क्लॉट की डेवलपमेंट होती है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लिम्फ।
लिम्फ जो है इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है, बिकॉज जो फ्लूइड जो है ये ब्लड से टिश्यू इंटरस्टिशियल जो स्पेस होती है टिश्यूज में इसमें आता है, इसे हम बोलते हैं लिम्फ। यहाँ पे दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक तो है आर्टरीज और दूसरी है वेन्स, जो कि आगे सब डिवाइडेड होती है इनटू नेटवर्क ऑफ वेसल्स व्हिच आर कॉल्ड एज द कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज है दीज आर पोरस इन नेचर। तो इस पोरसिटी के कारण यहाँ पे जो है इस ब्लड में से कुछ फ्लूइड जो है ये इंटरस्टिशियल स्पेसिस में रिलीज होता है ऑल ओवर, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज द लिम्फ। ये जो लिम्फ है इसमें कुछ वाटर होता है, फ्लूइड होता है, और कुछ जो है वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि कुछ लिम्फोसाइट्स में भी इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यून डिफेंस में रोल प्ले करते हैं। नाउ यहाँ पे जो लिम्फ है ये इस तरीके से इस अब इंटरस्टेशियल स्पेसिस में है, मींस जो सेल्स के बीच में स्पेसिस है इसमें है, दीज आर कॉल्ड डिफरेंट सेल्स। नाउ यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं इससे लिम्फ को कलेक्ट करती हैं ये जो है लिम्फेटिक कैपिलरीज। जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है फाइनली इसको ड्रेन करती हैं इनटू द लिम्फ वेसल, और जो लिम्फ वेसल है ये अल्टीमेटली जो लिम्फ है इसको दोबारा से जो है ये ब्लड कैपिलरीज में डिपॉजिट करती है इनटू आर्टरी एंड वेन्स। नाउ जो लिम्फ है ये कलरलेस फ्लूइड है और इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, न्यूट्रिएंट्स जो है इनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जो लिम्फ है यहाँ पे ये फैट की अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर देखी थी, इंटेस्टाइन में इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं विच आर कॉल्ड दी माइक्रोविलाई। जो माइक्रोविलाई है इनमें आर्टरीज, वेन और साथ में एक लैक्टियल प्रेजेंट होती है। लैक्टियल मींस हम बोल सकते हैं एक तरीके की जो लिम्फेटिक वेसल है। ये जो लिम्फेटिक वेसल है ये फैट की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो भी फैट की एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में ये लैक्टियल्स के थ्रू होती है। लैक्टियल्स आर द लिम्फेटिक वेसल्स। सो लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं ये फैट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे कि सर्कुलेटरी पाथवेज किस तरीके के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले जो कंपोनेंट है इट इज द हार्ट। हार्ट जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है, ये किसको पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। और ब्लड किस में होता है? ब्लड वेसल्स में होता है। सो तीन कंपोनेंट्स है सर्कुलेटरी सिस्टम के, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। नाउ जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें सर्कुलेशन डिफरेंट होती है। सर्कुलेशन मींस ब्लड की जो सर्कुलेशन है, जैसे हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में। दो तरीकों से बॉडी में सर्कुलेट हो सकता है, एक तो है ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन उन ऑर्गेनिजम्स में होती है जिसमें कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि जो हार्ट है ये डायरेक्टली ब्लड को पंप करता है थ्रू द लार्ज ब्लड वेसल इनटू द बॉडी कैविटी। दिस बॉडी कैविटी इज आल्सो कॉल्ड एज अ साइनस। तो जब इस तरीके की सर्कुलेशन होती है तो इसे हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन, मींस बॉडी में कोई भी वेसल्स नहीं है। तो इस तरीके की सर्कुलेशन जो है ये आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का में होती है। दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेशन। अब जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी में अगर हम इसको कट करके देखें तो जो ब्लड है ये ब्लड वेसल्स में है, बाकी टिश्यू स्पेस में ब्लड नहीं होता है, वहां पे क्या होता है? ये लिम्फ। ठीक है, तो ब्लड ओनली ब्लड वेसल्स में है, मींस हमारी बॉडी के अंदर एक क्लोज्ड सिस्टम है जो कि ब्लड को कैरी करता है। सो इस तरीके की सर्कुलेशन को हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेशन। इट इज प्रेजेंट इन एनालिड्स एंड ऑल कॉर्डेट्स, मींस जो वर्टिब्रेट्स होते हैं। जो यहाँ पे क्या होता है, हार्ट जो है ये ब्लड को पंप करता है थ्रू दी ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल से ही जो ब्लड है ये डिफरेंट सेल्स को रीच करता है। और सेल्स के अंदर ब्लड की मूवमेंट कभी भी नहीं होती, सेल बस हर एक सेल के अराउंड ब्लड वेसल्स होती हैं, और वी कैन से इस तरीके की कैपिलरीज होती हैं। ये जो कैपिलरीज हैं इनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है ये ब्लड से सेल में और सेल से ब्लड में होता है। तो इस तरीके की सर्कुलेशन को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन। नाउ डिफरेंट जो अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनमें डिफरेंट जो हार्ट की चैम्बर्स हैं इनका नंबर वेरी करता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिशेस से। जो फिशेस हैं इनमें ओनली दो ही चैम्बर्स होती हैं हार्ट में, इस तरीके से। ठीक है, जो ऊपर वाला है इट इज कॉल्ड दी एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो दो ही जो है इस तरीके से चैम्बर्स होते हैं। जो यहाँ पे ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये एट्रियम में आएगा और एट्रियम से ये वेंट्रिकल में जाएगा। जो वेंट्रिकल्स हैं हार्ट के ये पंप करते हैं ब्लड को इनटू द गिल्स, और गिल्स में क्या होती है? ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की,
और गिल्स से डायरेक्टली ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे इस सर्कुलेशन में क्या हो रहा है कि हार्ट जो है, सॉरी, जो ब्लड है ये हार्ट में एक ही बार आ रहा है और वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो जो फिशेस में सर्कुलेशन होती है इसमें हार्ट में ब्लड एक ही बार मूव करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सिंगल सर्कुलेशन। हियर इज द सिंगल सर्कुलेशन बिकॉज जो हार्ट है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, पंप करता है गिल्स में ऑक्सीजनेशन होती है और डायरेक्टली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इट इज कॉल्ड द सिंगल सर्कुलेशन। अब दूसरे हैं एम्फीबियंस रेप्टाइल्स। ये जो है इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मींस जो हार्ट है इसमें इस तरीके से 3 चैम्बर्स होती हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड सिंगल वेंट्रिकल। तो यहाँ पे सर्कुलेशन कैसे होती है? सबसे पहले जो राइट एट्रियम है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, मींस पूरी बॉडी से ड्रेन होता है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में। और जो राइट एट्रियम है ये इसको आगे वेंट्रिकल में पंप करता है। एंड यहाँ पे जो राइट एट्रियम है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स और स्किन। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये भी वेंट्रिकल्स में ही पंप होता है। तो यहाँ पे जो वेंट्रिकल है इसमें जो है मिक्स्ड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो मिक्स्ड ब्लड है ये फिर से बॉडी पूरी में ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दिस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो अब ये जो सर्कुलेशन है इसमें कंप्लीट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की इनके बीच में कोई डिवीजन नहीं है, ये मिक्स्ड है। सो दैट्स वाई इसे हम, ये है तो एक तरीके की डबल सर्कुलेशन ही, क्योंकि हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन क्योंकि वेंट्रिकल्स में मिक्सिंग हो रही है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज द इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जो रेप्टाइल है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, जो क्रोकोडाइल है इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी सभी रेप्टाइल्स में इस तरीके से 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। नाउ यहाँ पे जो क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स हो गए इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है। वेल डिफाइंड राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें जो है इसमें डबल सर्कुलेशन होती है। सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ड्रेन होता है इनटू द राइट एट्रियम और इसके बाद ये जो है ये राइट वेंट्रिकल में मूव करता है। कुछ जो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये ब्लड को लंग्स में लेके जाती हैं फॉर द ऑक्सीजनेशन और आफ्टर ऑक्सीजनेशन यहाँ से जो है पल्मोनरी वेन्स इसको दोबारा से जो है ये राइट एट्रियम में लेके आती हैं और राइट एट्रियम जो है ये इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में पंप करता है। यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये दोबारा से थ्रू दी आयोटिक आर्क और डिफरेंट आर्टरीज जो है ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रही है। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि जो हार्ट में ब्लड है ये 2 बार एंटर करता है, एक बार यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो मेन ऑर्गन इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज हार्ट. So in this topic, we are going to discuss about the structure of heart and how it is able to pump the blood into the body. So heart have 4 chambers. This is called the right atrium. यहाँ पे जो है this is called the right ventricle. यहाँ पे left atrium होता है और this is called the left ventricle. ये जो यहाँ पे divisions हैं, they are separated by these septums. जो 2 यहाँ पे ऑरिकल्स है इनके बीच में जो डिवीजन है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। उसके बाद यहाँ पे जो 2 वेंट्रिकल्स हैं इनके अंदर जो डिवीजन है दिस इज कॉल्ड द डिवीजन, इट इज कॉल्ड द इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ सबसे पहले जो हार्ट है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है इसके राइट एट्रियम में। सो हमारी बॉडी का जो अपर पोर्शन है इससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको कलेक्ट करती है सुपीरियर वीना कावा और जो बॉडी का इंफीरियर पोर्शन है इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं इंफीरियर वीना कावा। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको यहाँ पे राइट एट्रियम में ड्रेन करती हैं। तो जब भी यहाँ पे एट्रियम्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो जितना भी एट्रियम्स में ब्लड है ये यहाँ पे वेंट्रिकल्स में मूव कर जाता है ऑन दी बोथ साइड्स। सबसे पहले यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये अब राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है। जो वेंट्रिकल्स हैं जब वेंट्रिकल्स में कंट्रैक्शन होती है दोनों में तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक मूव करता है ऑन दी बोथ साइड्स बिकॉज देयर आर 2 लंग्स, तो दोनों लंग्स में ये मूव होता है।
नाउ लंग्स में हमने डिस्कस किया था कि जो एल्वियोलाई है वहां पे गैसेस एक्सचेंज होती है, एल्वियोलाई से जो भी ऑक्सीजन है ये ब्लड में एंटर करती है। सो जो एल्वियोलर ऑक्सीजन है ये अब यहाँ पे इस आर्टरी में एंटर करती है, सॉरी वेन में एंटर करती है, दिस इज कॉल्ड दी पल्मिनरी वेन। सो जो पल्मिनरी वेन्स है ये हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ब्लड है ये लेफ्ट एट्रियम में है, और कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब यहाँ पे ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, हमने अभी देखा कि साथ साथ ही ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो जब राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। जब यहाँ पे साइमल्टेनियसली लेफ्ट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि यहाँ पे अभी लेफ्ट एट्रियम में है ये पूरे का पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। तो इस तरीके से जो हार्ट है इसमें दो बार ब्लड एंटर करता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स हैं हम इनकी कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। पहले ही हमने डिस्कस किया है कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको पल्मोनरी आर्टरी जो है ये कैरी करती है टुवर्ड्स द लंग्स ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ both sides means to left lung and to right lung। उसके बाद यहाँ पे जो सेम टाइम पे दोनों वेंट्रिकल्स में कंट्रैक्शन होती है, तो जो यहाँ पे जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें से जो आयोटिक आर्क है ये पूरे का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको बॉडी में सप्लाई करेगी। एक इसकी ब्रांच जो है ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको ब्रेन में सप्लाई करती है, और दूसरी जो ब्रांच है ये सप्लाई करती है दूसरी पूरी बॉडी में, इंफीरियर पार्ट्स ऑफ बॉडी में। तो इस तरीके से जो ब्लड है ये पूरे का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हमारी बॉडी में मूव करता है। अब जो सेल्स है, सेल क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज जो है इसकी ब्रेकडाउन होती है, जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब ये ब्लड में मूव करती है तो इस ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोबारा से इंफीरियर एंड सुपीरियर वीना कावा से हार्ट में एंटर करेगा, और इस तरीके से ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। नाउ जो हार्ट है इसमें 4 टाइप ऑफ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे राइट एट्रियम है इसमें जो वॉल्व प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड द ट्राइकास्पिड वॉल्व। ठीक है, और जो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है इसमें जो वॉल्व प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड द बाइकास्पिड वॉल्व, और इसको मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है। ये जो वॉल्व है ये एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं, इनका बैकफ्लो कभी नहीं होता। एक डायरेक्शन में कैसे ओपन होते हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे। जो हार्ट है अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, आउटर स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये जो है ये 2 लेयर से बनता है। एक तो है पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम है अगेन एक आउटर पेरिकार्डियम होती है और एक इनर पेरिकार्डियम होती है। जो आउटर वाली पेरिकार्डियम लेयर है इसे हम बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, और जो इनर साइड में पेरिकार्डियम है इसे हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। और इसके अंदर जो है ये फ्लूइड फिल्ड होता है, दिस इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल फ्लूइड। एंड इसके अंदर जो रेड कलर की लेयर है इट इज कॉल्ड द मायोकार्डियम, ये हार्ट का मसल है। उसके बाद जो मायोकार्डियल लेयर है इसके आगे जो है ये पेपिलरी मसल, इस तरीके से दीज आर कॉल्ड द पेपिलरी मसल्स। जो पेपिलरी मसल्स हैं ये रेडिएट करते हैं इस तरीके से थ्रेड्स जो कि राइट एट्रियम के साथ जुड़े हुए होते हैं। नाउ ये जो थ्रेड्स हैं ये इन वॉल्व्स को, जो ट्राइकास्ट एंड बाइकास्ट वॉल है इनके साथ ये जुड़े हुए होते हैं, तो ये इनको पकड़ के रखते हैं ताकि जो वॉल्व्स हैं इनका बैकवर्ड ओपनिंग ना हो, तो ये एक ही डायरेक्शन में खुले, दूसरी डायरेक्शन में ना खुले। पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटिक आर्क की बात की है, तो इनमें भी इनमें जो है ब्लड का फ्लो ये भी एक ही डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड फ्लो नहीं होता। सो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी में वॉल्व प्रेजेंट होता है इट इज कॉल्ड द पल्मोनरी और सेमिल्यूनर वॉल्व, और जो आयोटिक आर्क में वॉल्व प्रेजेंट होता है इट इज कॉल्ड द आयोटिक वॉल्व। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। यहाँ पे दीज आर कॉल्ड द लंग्स, यहाँ पे जो है ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। लेफ्ट लंग के अंदर इस तरीके से एक आर्क टाइप होता है, मींस ये बल्जिंग होता है थोड़ा सा, और इसके अंदर यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द हार्ट, ये हार्ट प्रेजेंट है। अगर हम हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट जो है ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है, इतना ही इसका साइज होता है, और इसी हिसाब से जो डिफरेंट वेन्स हैं, जो डिफरेंट अभी हमने पल्मोनरी आर्टरी आयोटिक आर्क डिस्कस की है, ये इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। नाउ यहाँ पे जो है ये पेपिलरी मसल है,
और पेपिलरी मसल के साथ ये जो थ्रेड्स अटैच हुए हुए हैं, जो कि पेपिलरी मसल के थ्रेड हैं, जो कि यहाँ पे वॉल्व के साथ दोनों साइड पे अटैच हैं, दीज आर कॉल्ड द कॉर्डे टिंडनी। ये जो कॉर्डे टिंडनी है ये बाइकास्ट एंड ट्राइकास्ट वॉल्व जो है इनको एक डायरेक्शन में ही ओपन करके रखते हैं ताकि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ओपन ना हो। यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रियल हार्ट। तो यहाँ पे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर कॉल्ड द कॉर्डे टिंडनी। इस तरीके से हार्ट प्रेजेंट होता है। नाउ जो हार्ट है और जो लंग्स हैं ये रिब्स के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। यहाँ पे ये ओरिजिनल पिक्चर है, जब पोस्टमार्टम करते हैं तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे इन्होंने रिब्स को काटा हुआ है, यहाँ से रिब्स को कट किया हुआ है और स्टर्नम को भी कट किया हुआ है। तो जो रिब केस है इसके अंदर लंग्स और हार्ट इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। नाउ जो ह्यूमन हार्ट है इसमें ब्लड 2 बार मूव करता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज द double circulation. Now at last we are going to discuss about how heart beats. जो हमारा हार्ट है ये अपने आप बीट करता है, इसमें अपने आप एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और इसके साथ इसकी बीट होती है। तो किस तरीके से हार्ट बीट जो है ये काम करती है? सबसे पहले यहाँ पे जो एट्रियम है, एट्रियम की वॉल के ऊपर कुछ नोड्स होती हैं। जो यहाँ पे राइट एट्रियम है इसकी जो वॉल है इसके ऊपर जो नोड है इट इज कॉल्ड द साइनो आर्ट्रियल नोड। ये जो है ये मेनली एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। एक्शन पोटेंशियल जो है ये आयंस की फॉर्म में जनरेट होता है। और जो हमारे ह्यूमन हार्ट है इसमें गैप जंक्शंस होती हैं। गैप जंक्शंस मींस जो सेल्स है इनमें स्पेस है, तो जो आयंस है ये एक मूव कर सकते हैं इधर उधर। तो जब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये रीच करता है दूसरी नोड तक, जो कि एट्रियम, जो राइट एट्रियम है इसकी वॉल पे प्रेजेंट होती है ऑन द इनर साइड। एंड दिस नोड इज कॉल्ड एज द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसे हम एवी नोड भी बोलते हैं और जो साइनो आर्टेरियल नोड है इसे एसए नोड भी बोला जाता है। सो यहाँ पे जो एसए नोड से एवी नोड तक पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल डिलीवर होता है ये कुछ इंटरनोडल फाइबर्स की वजह से होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटरनोडल फाइबर्स। जो सबसे इधर वाली है इट इज कॉल्ड द थोरियल बंडल और जो सेंटर वाली है इट इज कॉल्ड द वैंकबाच बंडल एंड दिस इज कॉल्ड द बाचमैन बंडल। तो ये जो तीनों बंडल्स हैं ये एक्शन पोटेंशियल को डिलीवर करवाते हैं एवी नोड में और दूसरे ऑरिकल में। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो जब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो ये यहाँ पे इस एट्रियम में मूव करता है और दूसरे एट्रियम में भी मूव करता है। इसके साथ जो एट्रियम्स हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब तक एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होती है तब तक वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन में नहीं जाते। इसीलिए यहाँ पे जो एवी नोड है और जो ये वाला रीजन है इसमें गैप जंक्शंस कम होती हैं ताकि आयंस जल्दी से पास ना करें वेंट्रिकल्स में। सो यहाँ पे एक गैप जनरेट होता है जो कि 0.13 सेकेंड्स का गैप है। ये गैप इसलिए होता है कि ऑरिकल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट करें उसके बाद वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो। अब हम देखेंगे कि वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। सो जो एवी नोड है इससे यहाँ पे जो एवी बंडल निकलता है और इसे बंडल ऑफ हिज भी बोला जाता है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है। ये जो बंडल ऑफ हिज है ये 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड होता है। दिस इज कॉल्ड द राइट बंडल ब्रांच एंड दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट बंडल ब्रांच। यहाँ पे जो राइट बंडल ब्रांच है ये राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव करती है और दूसरी लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड दीज आर कॉल्ड द प्रिकिंजे फाइबर्स। तो यहाँ पे अब जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे इतने टाइम पे डिले होता है विच इज द 0.13 सेकेंड्स का डिले, उसके बाद जो एक्शन पोटेंशियल है ये इस तरीके से मूव करता है और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे प्रिकिंजे फाइबर्स में आता है तो जो वेंट्रिकल्स हैं अब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इस तरीके से हार्ट जो है ये बीट करता है। अब जो एसए नोड है ये एक्शन पोटेंशियल ये हार्ट को बीट करवाती है बिकॉज ये हर एक बार एक्शन पोटेंशियल या फिर एक्साइटेशन हम इसे बोलते हैं, इट इज ऑटो एक्साइटेबल, इसमें अपने आप एक्साइटेशन होती है। सो एसए नोड जो है ये अपने आप हार्ट को बीट करवाती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। अगर एसए नोड खराब होती है या फिर हार्ट किसी भी कारण से बीट नहीं करता तो हमें आर्टिफिशियली पेसमेकर लगाना पड़ता है। सो जो नेचुरल पेसमेकर है इट इज द एसए नोड और साइनो आर्टेरियल नोड। इट इज ऑटो एक्साइटेबल, अपने आप इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और 1 मिनट में जो एसए नोड है ये 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती है। जितने एक्शन पोटेंशियल होंगे उतनी बार ही हार्ट बीट करेगा।
अगर 70 एक्शन पोटेंशियल्स हैं तो ये 70 बार बीट करेगा, अगर 75 हैं तो 75 टाइम्स ये बीट करेगा। ऑन एन एवरेज जो ह्यूमन हार्ट है इसमें 72 बीट्स होती हैं पर मिनट। सो यहाँ पे पर मिनट की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो ह्यूमन हार्ट है ये बीट करता है। और हमने पहले ही डिस्कस किया है जब ऑरिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव करता है। और जब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को वेंट्रिकल से पिक करती है और दूसरी जो आयोटिक आर्क है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से पिक करती है वेंट्रिकल से, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। और जो वेंट्रिकल्स हैं इनकी वॉल ज्यादा थिक होती है बिकॉज जो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन है ये ज्यादा मैसिव कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। इनमें ज्यादा जो यहाँ पे मस्कुलर एरिया है, ज्यादा मसल्स होते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शंस को forcefully करवा सकें। So this is about the coagulation of blood, lymph and different systems, circulatory systems. If you have any type of query regarding these topics, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.